ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। રાહુલ ગાંધીજીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન યાત્રામાં જોડાનાર લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ યાત્રામાં જોડાનાર લોકોનો આભાર માન્યો હતો। રાજસ્થાનની આ યાત્રામાં જોડાનાર તમામ લોકોના અમે આભારી છીએ જેઓ આ યાત્રામાં જોડાઈ રહ્યા છે અને દેશને એક કરવાના અને મોંઘવારીને दूर કરવાના પ્રયાસમાં અમારો સાથ આપી રહ્યા છે તેમ રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું। रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत, CMGM न्यूज़। हमने आपसे वायदा किया था, आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज किसान के घर में हमने चाय पी, किसान आया, मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी आपने हमारा कर्जा माफ किया, हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे 22 लाख लोग हैं, 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो, 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा। कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। पहले गांव में मनरेगा होती थी, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। ये काम हमने छत्तीसगढ़ में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, पंजाब में भी किया था। हम जो कर सकते हैं हम करते हैं। पपेट एक माध्यम ऐसा भी है जिसमें आप जो कहना चाहो कह सकते हो, इसीलिए इसका नाम मुफ्त है। पहली बार जैसे ही मैंने इस पपेट का सहारा लिया तो ये पपेट मेरा सहारा बन गई और उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं और इसने मुझे छोड़ा नहीं। तो मैं पपेट झोले में रखता हूँ और अपनी बात ऐसे कहता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ और पपेट ऐसे बात करती है। आज मेरे को बड़ा असमंजस था क्योंकि मेरे हाथ में ये मुफ्त महाराज थे। मन में धुकड़ पुकड़ थी कि यार पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। फाइनली हम गए और मैं राहुल जी के पास गया और तुरंत मैंने पपेट निकाला। राहुल जी ने ये देखा, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा यार कैसे चलाते हो, तो मैंने उनको चला के बताया, फिर उन्होंने भी चलाया। उनका इसका करते क्या हो, मैंने कहा जो आप कर रहे हो वो मैं करता हूँ। मैं इसके माध्यम से बोलता हूँ, आप अपनी यात्रा में जो कह रहे हो तो आज बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हुई और मैंने सीरियसली उनको कहा, मैंने कहा राजस्थान में योजना तो बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी है। यहाँ 14 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 1 करोड़ लोगों को मिलती है और भारत सरकार 200 रुपये देती है, आज भी 200 रुपये दे रही है। और ये राजस्थान सरकार 750, 1500, 1000 ये पेंशन देती है। यहाँ पालनहार है, एक विधवा की 3 बच्चों को पालनहार मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा पहल बहुत अच्छा है। ये यात्रा है अमन के लिए, शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज यात्रा में बहुत प्रभावित हूँ कि इतने सारे लोग चल रहे हैं। सब धर्मों का देश है और यहाँ संविधान भी खतरे में है, उस संविधान को बचाना भी है, इस देश को बचाना है। इस देश को बचाना है तो ये यात्रा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है सितंबर से, मैं पूरी नज़र रखे हुए था। राहुल गांधी जी ने मुझे देखा, सर ने अपनी तरफ बुलाया और सर से मिलके पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था। सर ने बोला आप बात करिए, रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने सर को बताया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैंने आर्मी के लिए 2 साल तैयारी करी थी, मेरा फिजिकल भी पास था, मेडिकल भी फिट था, लेकिन वैकेंसी रद्द होने के साथ पेपर कैंसिल हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने बोला आप अपने आंसू वेस्ट मत कीजिए, आप इस देश के युवा हो, आप और मेहनत करो, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो। इस देश का युवा ही हमारे को आगे ले जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का यही मोटिव है। राहुल गांधी जी के साथ मिलना तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए यात्रा में बुजुर्ग लोग मिले, बच्चे मिले, महिलाएं मिली, उन सबका उन्होंने सम्मान करा। राहुल गांधी जी देश के गांव-गांव से निकल के जन संपर्क करके, शहर शहर कस्बों से निकल के इस देश को जोड़ना चाह रही है। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन है, भारत में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, युवा परेशान है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश का युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश के युवाओं की बात जान पाएगा। मैं इस वीडियो के दौरान बस यही कहना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा में आप जुड़िए। राहुल गांधी जी आपकी बात सुनेंगे। बेरोजगारी से छुटकारा, गरीबी, लाचारी, सबसे छुटकारा मिलके एक अच्छा देश बनेगा। वो इस देश को जोड़ रहे हैं, वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों को जोड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट देश को इकट्ठा करके देश की ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो आप इस यात्रा से जुड़िए। मेरा नाम अबीर खान है, मैं
बास्केटबॉल प्लेयर और बास्केटबॉल कोच हूँ। झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो शब्द दिया भारत जोड़ो और ये यात्रा जो चालू करी, मैं इस यात्रा से बहुत इंस्पायर हूँ कि एटलीस्ट हमें ऐसा लगा कोई तो है इंडिया में जिसने भारत को जोड़ने की बात करी। और राजस्थान की धरती पे, इस लैंड पे जब राहुल गांधी जी आए तो मैं चाहता था कि जैसे ही वो यहाँ पर राजस्थान की धरती पे आए तो यहाँ का स्टेट गेम है बॉल को एक बार ड्रिबल करें यहाँ की लैंड के ऊपर। और उन्होंने मुझे बुलाया, जैसे वो सारे स्पोर्ट्समैन का, हर आदमी का, हर बच्चे का, सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने बॉल देखी, ही कॉल्ड मी, और सर मैं आया और मैंने उनसे ड्रिबल करवाई। उन्होंने बॉल देखी, एक खिलाड़ी को अप्रिशिएट करा, और जैसा उनका थॉट हमेशा रहता है खेल को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना। इस जगह पर जो राहुल गांधी जी की यात्रा है सर, इस जगह पर हम या मैं खुद की बात करूं तो मैं पॉलिटिक्स नहीं देखता हूं सर, मैं पार्टी नहीं देख रहा हूं सर, मैं राहुल गांधी जी को देख रहा हूं, उनके इस कदम को देख रहा हूं जो मुझे ऐतिहासिक लग रहा है सर। ऐसा किसी की सोच, इतनी महान सोच, और इंडिया को यूनाइट करने की बात, पीस की बात सर, ह्यूमैनिटी की बात, कंट्री की इंटीग्रेशन की बात कौन करता है आज की तारीख में। इसलिए सर मैं उनसे इम्प्रेस हूँ और इस यात्रा से इम्प्रेस हूँ। लोकल जो लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो फार्मर्स हैं, ज़्यादातर मुझे यात्रा में पूरे क्षेत्र में सब जगह रोड पे चलते हुए मुझे यात्रा से जुड़ते हुए लोग सर, ग्रामीण गांव के लोग मिले, लेडीज़ वुमेन्स मिली सर मुझे, ओल्ड एज वुमेन्स मिले, बच्चे मिले, बच्चे बहुत एक्साइटेड झंडा लेके चल रहे हैं सर। और जो लोकल लीडर्स हैं, स्टेट लेवल लीडर्स हैं, नेशनल लेवल लीडर्स हैं, सब लोग क्रॉस हुए यात्रा में। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल यात्रा है सर, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की यात्रा है, पूरा देश साथ चल रहा है। मैं राहुल गांधी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी खुद से बात करने की, खेल के बारे में बात करने की। हम लोग MKSS के साथ अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया था वो मुद्दा हमारा डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए था। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बढ़िया शुरुआत थी। जो हम जैसे लोग हैं और हम जिन लोगों पे काम करना चाहते हैं, उनकी समस्याएं निकल कर बाहर आई हैं। ये श्रमिक कामकाजी जो महिलाएं होती है, उनका लेबर का कोड नहीं है और उन्हें ILO से जोड़ा जाए 189 में, और कई हद तक उनका समाधान भी होगा। अब मैंने उनसे बात कर ली है, अब आप उनके पास जाओ। अच्छा ठीक है, अब ये कर देंगे। हम जैसे निचले स्तर के जो लोग होते हैं, अगर हम कोई मुद्दा लेकर जाते हैं उसके लिए भी हमें काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने हाथों हाथ हमारी बात सुनकर CM साहब तक पहुंचाई। जो महिलाएं घर में झाड़ू पोछा करती हैं, हम उन महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ आएं और उन महिलाओं के लिए लड़ें और उनकी परेशानियों में उनका साथ दें। ये जनता जो आई है, ये अपनी खुशी से आई है, इनके साथ लग रही है। वहाँ से यहाँ तक पैदल कैसे भी चल के, आदमी काम धंधा छोड़ के, दुकानें बंद करके इनके साथ लग रहा है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, एक नया बदलाव लेके उभरा है, एक नई दिशा लेके उभरी है। राहुल गांधी जी का जो चेहरा एक नया उभर के आया है, इसलिए मैं राहुल जी के आगे सपोर्ट में हूँ। वो युवाओं का, हमारे लोगों का साथ दें और विकास करें। विपक्ष पार्टी जो ये धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो ये नफरतें फैला रहे हैं, इस यात्रा को देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं, सब भाई भाई। एक संदेश ये मिल रहा है, सब हम एक जगह सो रहे हैं, सभी धर्मों के हम एक साथ खाना खा रहे हैं और एक नया जोश और नया एक जुड़ाव मिल रहा है। My name is Mragakshi and I am doing BA. मेरा बहुत ज़्यादा मन था उनसे मिलने का। I am very lucky that I can meet him. मैंने actually I had done my कथक graduation 6 years. उन्होंने मेरे को कहा भी से अगर आपने कथक करा है 6 ईयर तक तो आप थोड़ा सा करके बताओ। तो मैंने चलते चलते थोड़े से तत्कार हाथों के साथ करके बताया उन्हें, जो उनको अच्छे लगे। जब से बीजेपी आई है उसके 1 साल बाद ही उन्होंने सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाईजैक कर रखा है। हर तरफ मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है, सब चीज़ों में राइजेस हाई चलते जा रहे हैं।
राहुल सर सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो अपने इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सी यंगस्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से वो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए रख रहे हैं ताकि वो हर एक स्टेट टू स्टेट जाकर इस चीज़ को अपना मतलब मैसेज पहुंचा सके कि वी आर पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। मेरे को ऐसा लगा जो राहुल सर स्टार्टिंग से अपने चीज़ें बताते आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से ये चीज़ें होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, यंगस्टर्स के लिए बहुत सी चीज़ें आगे से आगे बढ़ेगी। तो मेरा भी मतलब मैं पहले सुनती आई हूँ कांग्रेस पार्टी के स्टार्टिंग से हर चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ भारत जोड़ो यात्रा को। लास्ट मैसेज भारत जोड़ो यात्रा के लिए यही है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में कंटिन्यू फॉलोवर्स चल रहे हैं वो ऐसे सपोर्ट करते रहें भारत जोड़ो यात्रा को और उसको उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही समय पर शुरू हुई है। देश में ऐसे हालात बने हैं कि केंद्रित राजनीति और केंद्रित अर्थव्यवस्था जिसने एक पूरे देश में भय का सा माहौल बनाया है, ये जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और जनता भय मुक्त हो सकेगी, तभी देश खड़ा होगा। इंदिरा जी ने प्राइवेटाइजेशन का नेशनलाइजेशन किया, आज फिर से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स है, चाहे रेलवे है, बैंक बीमा है, हर एक क्षेत्र का निजीकरण की तरफ कदम बढ़ रहा है जो देश हित में नहीं है। दूसरी तरफ राजनीति का केंद्रीकरण भी इतना हुआ है कि दो लोग पूरे देश में जैसे शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, ये एक पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। आज बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें एक साइड में हो गई हैं और इन चीज़ों को लोग भूल जाएं, उसके कारण से सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है, नफरत का माहौल बनाया जाता है, जिससे जनता में भय पैदा होता है। देश की एकता कैसे रहेगी? हमें यह विश्वास पैदा करना है और डर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें अगर अपने साथी से डर लग रहा है तो देश चलेगा नहीं। मैं तो इसका कहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जो कि आने वाले समय में विश्व के पटल पर ये बहुत बड़ा लैंडमार्क स्थापित करेगी, जिसके द्वारा ये तय होगा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी हर एक नागरिक की है। आज जिस तरह राहुल निकले हैं तो राहुल के पक्ष में आज हम सभी साथी यहाँ खड़े हैं। मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है और मैं भोपाल में रहता हूँ। मैं एक लेखक हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला भारतीय नागरिक हूँ। इस देश में पदयात्रा की परंपरा बड़ी पुरानी है। जब जब अन्याय हुआ, जब जब देश संकट में आया तो महान लोगों ने पदयात्राएं की। महात्मा बुद्ध ने पदयात्रा की, विनोबा भावे ने भूदान के लिए पदयात्रा की, और गांधी जी की पदयात्रा को कौन नहीं जानता। कि जब कोई न सुने किसी की तो पैदल निकल पड़ो। और इस समय भारत में एक ऐसा निजाम है जो बहुत ही अभद्र है, वो सुनता ही नहीं किसी की। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स, रिलीजन और सोसाइटी का मार्केटाइजेशन कर दिया। आप सोशल रिलेशनशिप के लिए निकले तो आप जो रिलेशन बना रहे हैं, आप मार्केट में नहीं हैं, आप समाज में खड़े। बाजारीकरण कह सकते हैं। और राजनीति का बाजारीकरण करेंगे तो राजनीति समाज सेवा कैसे रह जाएगी? वो तो लाभ का धंधा बन जाएगी। और राजनीति कोई मार्केट तो है नहीं, कोई दुकान तो है नहीं जहां से प्रॉफिट कमाई जा सके। जनता एक जीती जागती देश की तस्वीर है और वो तस्वीर बदलनी चाहिए उसकी। वो अगर गरीब है तो उसको सुखी होना चाहिए, वो अशिक्षित है तो उसको शिक्षित होना चाहिए, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ये बात कहने निकले हैं कि फैली हुई नफरत के बीच में लोकतंत्र को बचाना कठिन हो जाएगा। प्रेम के रास्ते से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई तरह के लोग रहते हैं। उन सबके भाईचारे के बिना देश नहीं चलेगा। तो राहुल भारत के एक विश्वसनीय नेता है, उन पर भरोसा किया जा सकता है और मुझे लग रहा है कि भरोसा लोग करेंगे। मेरा नाम
शाहरुख खान मेवाती, युवा भपंग वादक, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार। मैं राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेवाती जोगी समुदाय में हमारी 7-8 पीढ़ियां हैं जो भपंग वादन करती हैं। भपंग एक फोक इंस्ट्रूमेंट होता है जो राजस्थान में बजाया जाता है। तो जब कांग्रेस सरकार सेंटर में थी तो युवाओं के, हम जैसे लोक कलाकारों के लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती थी कला के क्षेत्र में। किसी भी स्टेट को उठा ले जहां उनकी कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, तो हमें बोला जाता है ताकि यार किन लोगों को सब्सिडियां, ग्रांटें दी जाती थी। एकेडमी की बात करें तो आज एकेडमियां बंद होने की कगार में, कला को समाप्त कर दिया गया है। कलाकार बेरोजगार हैं, कलाकारों के लिए ग्रांट नहीं मिल रही है। जहां इस टाइम कांग्रेस की सरकार है, अच्छी भला राजस्थान में है और अदर स्टेट में, राजस्थान में आज सब्सिडियां केवल राजस्थान सरकार के द्वारा ही कलाकारों को दी जा रही है। हम राहुल जी से प्रभावित हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत के दिलों पर राज करने वाली पार्टी है। हर युवा, गरीब, बेरोजगार सबके लिए है। नफरतों के बीज जो हर दिल में जलाए गए हैं, इनको हम प्यार से, मोहब्बत से, फूल मालाओं से लोगों के दिल में राज करने के लिए चले हैं। तो ये सब खत्म हो, भारत जोड़ो यात्रा से सबों के दिल मिले। जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, खत्म हो। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेंद्र मीणा है। मेरा नाम रिया मीणा है। नफरत का माहौल देश में बनता जा रहा है धीरे धीरे। कांग्रेस पार्टी वापस आकर के और लोगों में प्रेम भावना जगाएगी और वापस एकता भाईचारा बढ़ेगा। तो ऐसा माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, ताकि लोग आपस में प्यार से रह सके। जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा तो ये आज से पहले किसी ने नहीं की है। अभी बीजेपी की सरकार है तो उनमें से एक ने भी नहीं किया है, तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा रहेगा। तो जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने बुला लिया। वो बहुत हमर नेचर इंटरेस्टिंग इंसान है और हमारा सपना पूरा हो गया। जनाब सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਢੋਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। बहुत मान सम्मान करा साडा राहुल गांधी जी को हमारे को बुला के। राहुल जी की आज यहाँ से रैली थी, हमारे को यहाँ ढोल के बजाने का, इनका स्वागत के लिए हमारे को मौका दिया गया। तो हमारे को देख के राहुल गांधी जी को, उनको पंजाब से आए हुए उनको बुलाओ, उनके साथ हम फोटो भी खिंचाई थी उनके साथ में। बहुत जोश नाल काम किया सी ते सानू बहुत चंगा लग्या ते सानू बहुत खुशी हुई है। सानू राहुल गांधी जी दे नाल मिल के नहीं कुछ ऐसे तो सुपने भी नहीं देख सकते थे। सुपने च भी नहीं सोचे भी भाई सानू मिलणगे राहुल गांधी जी गांधी परिवार च। ऐसे जी गल सोची पर खुदा ने, परमात्मा ने जो बख्शा, जो ਅਸੀਂ सोच कर गए सी, साडी सोच कामयाब हुई है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਢੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। या आदमी को बहुत ज़्यादा झूठ बोलना चाहिए? जो अभी सत्ता में बैठे लोग झूठ बोल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के नेता और खासतौर से राहुल गांधी कभी किसी कोई झूठा वादा नहीं करते, किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलते और एक मेहनतकश और बहुत देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर झगड़े हुए, बेरोजगारी बहुत है, तो इन सब चीज़ों को जो बीजेपी के लोग जो डाइवर्ट करके लड़ाई झगड़ा करवाने, देश में भय का माहौल बना रखा है, अशांति फैला रखी है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इन सब चीज़ों से ध्यान भटका के गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो उसी को लेकर जब राहुल जी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने निकला हूँ, इस तरह से इंदिरा जी ने भी इंदिरा ज्योति यात्रा ऐसे निकाली थी। मेरे पिताजी खुद उस यात्रा में शामिल हुए थे। गांधी परिवार में इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव जी की शहादत हुई,
तो लोग जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें कहानियों में बताते रहते हैं। आम इंसान जो बातें कर रहा है, उसको दिख रहा है राहुल जी में जो देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा लोगों की सोच में बदलाव होता जा रहा है। अच्छी यात्रा निकाली गई है कि हम सब एकजुट होकर चल रहे हैं और अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सही है। सर से तो मैंने यही बातें की है कि मुझे गोली कैसे लगी थी, मैंने कसाब को आइडेंटिफाई किया, मैं मेरे फैमिली के साथ थी, मैं पुणे जाने वाली थी तब मुझे गोली लगी, मेरे पैर का 6 ऑपरेशन हुआ और मुझे एक ऑफिसर बनना है और टेररिज्म खत्म करना है। सर काफ़ी सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था वो खुद एक भावुक तरीके से बातों को सुन रहे थे, तो उन्होंने ठीक है सब बातों को सुन के लिया है उन्होंने। जो हमारे देश में जातिवाद है या आतंकवाद, तो ये चीज़ें खत्म हो और सब एक साथ जुड़े और ये आतंकवाद पूरा खत्म हो जाए। आपको लगता है कि अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ जुड़िए। इतनी ठंड में चलना, अगर बारिश में चलना, तो ये कोई आम बात नहीं है। मैं भी खुद यहाँ सुबह सुबह ठंड लग रही थी मुझे, तो ये फील मैंने भी किया है कि वो काफ़ी टाइम से इतना सफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है। इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, 3-4 अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सच्चाई आज ये है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। दूसरा मुद्दा महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाएं, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता। आपको याद होगा यूपीए के समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए के थे, आज 107 रुपए। तो आपको यह सवाल पूछना है कि ये जो पैसा है जो आपके जेब में से निकल रहा है, ये कहां जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये चुने हुए 4-5 उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में, इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवेज इनको मिलेगी, BHEL, HAL, ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं एक एक करके इनको मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा का सारा फायदा इन्हीं 4-5 लोगों को जाता है। जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज किसान के घर में हमने चाय पी, किसान आया, मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी आपने हमारा कर्जा माफ किया, आपने हमने हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे 22 लाख लोग हैं, 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो, 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा, कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो,
राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। और पहले गांव में मनरेगा होती थी, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता। स्टेट की सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रही है।